जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पे। साथियों, आज की पूरी वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस पे आधारित है, जैसा कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको बता दें साथियों, आपके सिलेबस में सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा 2005 में। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये संसद में 15 जून को, ठीक है, 15 जून को ये हुआ था। 15 जून को इसको पास किया गया था। और इसे किस लिए इसको किया गया था? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इसको लाया गया था। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके अलावा कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए बात हो रही है सबसे पुराने वेद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, ऋग्वेद यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और हाँ साथियों देखिए, इसके पुरोहित को होतु कहा कहते थे। ठीक है, पुरोहित मतलब जो मानने वाले थे उन्हें क्या कहा जाता था? होतु कहा जाता था। ये नोट कर लेना। और इसमें क्या है? 10 मंडल हैं। ठीक है साथियों, इसमें कितने मंडल हो गए? इसमें 10 मंडल हैं, ये भी नोट कर लेना। और 1028 यहाँ पे सूक्त हैं। ठीक है, 1028 यहाँ पे सूक्त हैं, इसको भी नोट कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, भोपाल में ये स्थित है। भोपाल है कहाँ पे? तो भोपाल आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो पंजीकरण हुआ था यानी आपके 1993 में, ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 1993 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, और किस एक्ट के द्वारा? ये 1860 एक्ट के द्वारा ये पास किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, जिनेवा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा कहाँ पे है? अगर ये बात आ जाए तो जिनेवा कहाँ पे? ठीक है, तो जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड पे। ठीक है, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, आनुवंशिकता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, मेंडल यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा ये कहाँ के रहने वाले थे? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता था। तो ये ऑस्ट्रिया के, ठीक है, ऑस्ट्रिया नाम सुना है? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और इन्होंने मटर पे, ठीक है, मटर के पौधे पे इन्होंने शोध किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अर्का इसका कहाँ मुख्यालय है? बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? ठीक है, अगर आप यहाँ से 25 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे स्कोर आपके यूपीपी के लिए माने जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपके बेंगलोर क्या है? यहाँ पे ये राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? ये आपके पीसीएस एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, लोकमान्य तिलक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। जी हाँ, ये कहाँ पे कहा था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए
लखनऊ में अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, उसी में इन्होंने ये नारा दिया था। और ये अधिवेशन कब हुआ था? चलिए 1916 में। और इसी में एक पार्टी की स्थापना हुई थी, उसको कहते हैं होम रूल, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना। ओके, इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, यकृत, यानी जिसे हम लीवर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। और इसमें देखिए ये क्या है, ये जैव रसायन भी बनाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जैव रसायन, सॉरी साथियों, हाँ, जैव रसायन भी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये बनारस के निकट, ठीक है, बनारस के निकट ये स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिहाज से हो जाएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे जाइएगा आप फरवरी में, ये फरवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, सीवी रमन, नाम सुना है, सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी साथियों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, ऑप्शन बी को पूरा लॉक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, नाथुला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, अगर हम बात करें नाथुला दर्रा, कई बार नाम सुना है आपने, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, सिक्किम यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, और हाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का क्या है, तकरीबन 80%, ठीक है, यहीं से व्यापार होता है। ठीक है, 80% व्यापार इसी सिक्किम यानी नाथुला दर्रा के रास्ते होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, पतंजलि यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सिलिकॉन वैली के बारे में पूछता है, सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलते हैं हम लोग, बेंगलोर यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? ये है साथियों कर्नाटक की राजधानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? ठीक है साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलते हैं, सेरीकल्चर राइट ऑप्शन होगा। देखिए फ्लोरिकल्चर ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है आपके फूलों की खेती से। ठीक है, फूलों की खेती से संबंधित है, इसको नोट कर लेना, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा है। साथ में अगर बात करें तो हार्टिकल्चर, ठीक है, हार्टिकल्चर ये आपके बागवानी से हो जाएगा, बागवानी से संबंधित है। ठीक है, एपीकल्चर, एपीकल्चर आपकी किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी से। ठीक है, मधुमक्खी से संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ये गोल्फ से संबंधित है। और हाँ साथियों, अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ पे है, तो ये संयुक्त राज्य में खेला जाता है। ठीक है, यूएस में ये खेला जाता है। कौन सा? ये राइडर कप। तो ऑप्शन सी के साथ चलेगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा के लिए कितने 12 सदस्य को
नामित करते हैं, ठीक है। जबकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य होंगे साथियों, लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 2 आपके लोकसभा में हो जाएंगे और 12 आपकी कहाँ पे हो जाएंगे, राज्यसभा में। तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अलग से एक कॉपी बना लीजिए, आप उस पर हर क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ हम लोग चलते हैं, 11 जुलाई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी दिन हम क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। पर क्यों मनाते हैं, वैश्विक चेतना जागृत करना है इसका लक्ष्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इतना ही पूछेगा यूपी पुलिस में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है साथियों। अगर किसी को पीलिया हो जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, यकृत राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को पीलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, 1947 राइट ऑप्शन होगा। और इसी दिन क्या है, 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। 2 भागों में विभाजित हुआ था हिंदुस्तान, जहाँ पे आपका एक पाकिस्तान बन गया था और दूसरा भारत, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वही यही योजना थी माउंटबेटन योजना। इसी घोषणा के बाद पाकिस्तान और भारत ये 2 विभाजित देश अस्तित्व में आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें पुरुष साक्षरता दर की, ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की, तो ये हो जाएगी आपके 77.3% के करीब, ठीक है। और यहीं पे अगर हम महिला की बात करें, ठीक है, महिला साक्षरता दर ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 57.2%, ठीक है। तो ये भी नोट कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए के साथ चलेगा 1975 में। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो एक नाम है आपका लखनऊ, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये आपके लखनऊ में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब भी डेट के बारे में पूछे तो आपका 1975 राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये आपके बारे में पूछा गया है, मार मृदा किस जिले में पाई जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, झांसी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। झांसी में कौन सी मृदा पाई जाती है, झांसी में मार मृदा पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मार मृदा कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे झांसी राइट ऑप्शन होगा, ओके। तो ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद के, देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, 16 राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे प्रत्येक चरण में कितनी है, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप इसको नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। शब्दा अलंकार यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। देखिए शब्दा अलंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये हो गया, इसमें अनुप्रास हो गया प्लस और अगर एक बात जोड़ दें यमक, ठीक है, यमक हो जाएगा
और श्लेष, श्लेष भी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे देखा श्लेष हो जाएगा। साथ में देखिए अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार में आपका क्या है, उपमा, ये भी आ जाता है, कभी कभी पूछता है तो उपमा नोट कर लेना। प्लस यहाँ पे आपके रूपक, ये भी पूछता है तो रूपक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन है सिर पर धारण करने योग्य, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिरोधार्य यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का उपासक, इसके लिए देखिए एक शब्द बताना है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या बताना है, एक शब्द बताना है। ये पूछता है ना आपके हिंदी के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, शाक्त राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए पुजारी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूजा करने वाला व्यक्ति। वैष्णव क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करें तो ये विष्णु का उपासक है। अघोरी क्या है, ये त्याज वस्तुओं का सेवन करने वाला। तो वैष्णव मतलब क्या हो गया, ये आपके विष्णु के उपासक हैं। ये क्वेश्चन पूछता है विष्णु के उपासक हैं, ठीक है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चढ़ते हैं, धर्म, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। जबकि आपकी ये नाच, आंसू और कैंची ये तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। कैंची देखिए यार कई बार पूछता है कैंची, ठीक है, तो कैंची क्या है, कैंची एक ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलिएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धोबी का स्त्रीलिंग। तो प्यारे साथियों यहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है, आपको स्त्रीलिंग के बारे में बताना है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, ठीक है, धोबिन। जबकि ये आपकी क्या है, अशुद्ध वाक हैं, ठीक है, ये तीनों अशुद्ध वाक हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको नोट करते चलिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन है यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है संधि के बारे में, यहाँ पे संधि के बारे में कौन सी संधि यद्यपि में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि होगी इसमें, किसमें, यद्यपि में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को लॉक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कारकों की संख्या कितनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 8 होगा। देखिए इसमें आपके हो जाएगा कर्ता, ठीक है, पहला तो हो गया कर्ता हो गया, दूसरा क्या है आपका कर्म पूछता है ना साथियों, कर्म भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करण पूछता है, ये आपका करण भी हो जाएगा। संप्रदान, ये आपका संप्रदान, ठीक है, संप्रदान हो गया। साथ में इसका अपादान, अपादान भी पूछता है, ठीक है साथियों, अपादान ये भी एक कारक ही है। और एक पूछता है आपका फिर हो जाएगा संबंध, ठीक है, संबंध भी आपका कारक है। अधिकरण, अधिकरण ये भी कारण हो जाएगा, ओके। साथ में आपका हो जाएगा संबोधन, ठीक है साथियों, संबोधन। तो ये 8 क्या है, कारक की संख्या कितनी हिंदी में, ये 8 कारक हैं, आप इसको नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस, ठीक है। देखिए प्रधान रस कौन सा, ठीक है, जैसे वीर रस पूछता है उसी तरह से यहाँ पे बात हो रही है प्रधान रस के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ठीक है, वीर, यानी प्रधान रस कौन सा होगा साथियों, प्रधान रस वीर रस होगा, ठीक है, वीर रस होगा। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, औपचारिक होनी चाहिए। औपचारिक मतलब क्या है कि सरल हो, ठीक है, सरल हो प्लस
सुसंगत हो। ठीक है साथियों, सुसंगत होनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, सुसंगत भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है, तो नहीं शब्द जहाँ पे लगा है तो हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो साथियों यहाँ पे देखते हैं कौन सा इसमें नहीं होगा। साथियों यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, दादू दयाल राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। ठीक है, ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं थे, इसको नोट करते चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ हाई होने वाला है। ठीक है, ये हाई पैटर्न पे रहेगा, ये मान के चलिए क्वेश्चन हाई आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, घी के चिराग जलाने का अर्थ। ठीक है, ये मुहावरे से लिया गया है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन डी के साथ, ये सही होगा। देखिए घी के दियों से उजाला करना ये तो गलत हो गया ना, और घी से हवन करना ये भी गलत हो जाएगा, और वातावरण को सुगंधित बनाना साथियों ये भी गलत हो जाएगा। तो साथियों सही कौन सा होगा, खुशी मनाना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, और ऑप्शन डी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, और कौन सी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है ये पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, पुई, ये क्या है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पुंड होगा। ठीक है, पुंड होगा, यहाँ पे आढ़ा रड़ा होगा, ये हो जाएगा पुंड, ये तो शुद्ध होगा। ठीक है, जबकि आपके श्रृंगार, खंडन और मंडित ये शुद्ध है, तो अशुद्ध कौन था, ऑप्शन सी था, और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप हो जाएगा आपका पुंड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुरानन का अर्थ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं चतुरानन का अर्थ कौन सा नहीं है। ओके सॉरी साथियों, यहाँ पे नहीं क्वेश्चन दिया है, नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पे चालाक, देखिए चालाक, ठीक है, चतुरानन का अर्थ नहीं है, और अन्य सभी ये है चतुरानन के पर्याय हैं, प्रजापति, इंद्र और विधाता, ये भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, ऑप्शन डी ही यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देना साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथास्थान में कौन सा समास है। तो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे यथास्थान के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास एवं द्विगु समास, ये चार ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास मतलब क्या है कि इसका जो पहला पद है योम प्रधान होता है, और दूसरा पद क्या है, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। यथास्थान में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इतना ही काफ़ी है यूपी पुलिस के लिए, तो इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, अभिजात। ठीक है, अभिजात विदेशी शब्द नहीं है। अभिजात का अर्थ क्या है, इसका अर्थ पूछता है, तो आप इसका अर्थ है कुलीन। ठीक है साथियों, इसका अर्थ हो जाएगा कुलीन हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है। देखिए साथियों हम आराम से और बहुत ही आहिस्ते से हम इस क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलेंगे, क्योंकि हड़बड़ी से पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ चलेगा, बहिर्मुखी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो गलत हो, ए भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है, तो सही कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन डी सही होगा। तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पे लॉक करते हैं साथियों, ऑप्शन डी के साथ ही चलेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठन तत्व हैं। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के देखिए छंद के चरण या पाद किसके अनिवार्य संगठन हो गए, ये छंद के हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ संख्या दी 1, 2, 8, 26 और 106, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सॉरी 1 से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 2 नहीं, यहाँ पे ये 3 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको गुणा करना है 1 और यहाँ पे क्या है +2 को जोड़ देना है। फिर यहाँ पे हम इसको बढ़ते हुए संख्या में गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 किए थे और यहाँ पे हम गुणा करेंगे 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम इसको 2 को जोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से गुणे 3 करेंगे और यहाँ पे +2 को जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे गुणे 4 और यहाँ पे हम +2 कर देंगे और उसके बाद गुणे 5 +2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। इस हिसाब से इसका गुणा करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे जो संख्या हमारी आएगी वो संख्या आ जाएगी 532, ठीक है। अभी हम करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, इसके नीचे 1 किया और यहाँ पे +2, ठीक है, यहाँ गुणे का निशान लग गया, यहाँ पे 2, तो 2 1 के 2 3 हो गया, 3 गुणे 2 3 दूनी 6 +3, ये हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुणे 3 +2 8 3 24 +2 26, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 है। फिर इसी तरीके से हम इसको क्या है फिर प्लस कर देंगे, प्लस कितना करेंगे 4 करेंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे और इसी तरह से हम इसको 5 + 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्कोर आएगा गुणा करने पे वो 532 आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके न समझ में आई होगी तो बताना, हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग की अलग से वीडियो बना देंगे तो उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 19, 40 और 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हुआ क्या, देखिए 19 और 21, ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको प्लस कर लिया गया है, 19 + 21 को यहाँ पे जोड़ लिया गया है, तो ये बराबर बीच वाली संख्या 40 आ गई है। ठीक इसी तरीके से 35 और 40 को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 35 + 40 को जोड़ लेंगे तो ये संख्या कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा साथियों 75। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में अन्य तीनों से जो भिन्न है उसे चुनिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब इसको हम समझते हुए चलेंगे। तो पहले तो हम ले लेते हैं H, ठीक है, यहाँ पे L ले लिया और यहाँ पे P ले लिया। देखिए H से L यहाँ पे कितना हो जाएगा +4, ठीक है, +4 के बाद H के बाद L आता है, ठीक है। फिर L से P का अगर हम मान यहाँ पे लेंगे तो ये भी +4 ही हुआ। इस तरह से अगर हम ले रहे हैं JNR को, ठीक है, JN और R को, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं J से N की दूरी, यानी कितने अक्षरों का गैप है और R में कितने अक्षरों का यहाँ पे गैप होगा। तो यहाँ पे भी +4, ठीक है, +4 के बाद N आ जा रहा है और यहाँ पे भी +4 के बाद R आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया आपका EIN, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं E से N और E से I और I से N के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये तो +4 आ गया और I से N का क्या हुआ, ये +5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लास्ट है CJ, अगर हम बात करें यहाँ पे CG और K, इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या है, ये +4 और +4, ठीक है, इसकी दूरी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, क्योंकि ये अलग से भिन्न है। यहाँ पे देखिए
+4 और +5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये भिन्न होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इंगित करता हुआ मनीष ने कहा कि वो मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताएं कि तस्वीर का मनीष से क्या संबंध होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं मनीष को, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया मनीष को, और मनीष की बहन कौन सी हो गई, ठीक है, तस्वीर, ये तस्वीर हो गई, क्या हो गई, मनीष की बहन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका मनीष का मामा। ठीक है, यहाँ पे कौन है, मनीष का मामा हो गया, और यहाँ पे ये मनीष का पिता। ओके, ये मनीष का पिता हो गया, और मामा और ये पिता में कौन हो गया यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखते हैं मनीष की माँ के बारे में भी क्वेश्चन है, तो मनीष की माँ, ओके, और यहाँ पे ये बेटी, ओके, ये बेटी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो संबंध है वो यहाँ पे शुरू हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताएं कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या होगा। तो यहाँ पे ये तो हो गया, ये नाना का संबंध आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या है, यहाँ से माँ का संबंध आ जाएगा। तो मनीष का इस तस्वीर से क्या संबंध है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ठीक है, बहन का संबंध है, नोट कर लेना। अगर किसी को न समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, कमेंट करके बता सकता है, हम अलग से रीजनिंग की क्वेश्चन के बारे में जो वीडियो है ना वो अच्छी से आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15 डैश डैश श्रेणी को पूर्ण करें। ठीक है, ये जो श्रेणी दी हुई है इसको पूरा यहाँ पे करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, सबसे पहले देखिए 9 और फिर 11, ठीक है, 9 और 11 के बीच में कितना है, +2, और 11 से 13 +2, और 13 से 15 +2। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये +2 हो रहा है, और यहाँ से ये +2 हो रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 9 से 11 भी +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2। अब यहाँ पे देखिए आगे की संख्या क्या होगी, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 15 हुई, तो 15 से हम अगर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 15 से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, +2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ये रिक्त संख्या में 17 आ जाएगी, और इसको हम ऊपर से ले लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम 12 से 14, 2, और 14 से 16, 2 यहाँ पे, ठीक है, तो 16 से यहाँ पे आएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगी 18, और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ना समझ में आया हो तो फिर से हम इसको समझा सकते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे हम इसको अलग से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले संख्या उठा लेते हैं 9, ठीक है, 12 उठा लिया, 11 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 14, 13, ठीक है, 16, और यहाँ पे 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 से 11 के बारे में, तो यहाँ पे +2 हो गया, और 11 से यहाँ पे 13, ठीक है, ये भी +2, और यहाँ 13 से ये आपका 15, यहाँ पे भी +2। ठीक है, इसी तरीके से हम 12 से 14, और 14 से क्या है, 16 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी +2 का बढ़ोतरी क्या है, होती चली जा रही है। तो इसी हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। ओके, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, QARRAS SATTAU। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, ओके, QAR, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए +1 की बढ़ोतरी हुई चली जा रही है। ठीक है, QAR यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और RAS, ठीक है, साथ में देखिए SAT उतार लिया, उसके बाद TAU है। अब यहाँ पे देखते हैं R और S, ठीक है, R और S
यहाँ पे कितना होगा +1 हो गया, और s से यहाँ पे t पे आएंगे, ये कितना हो जाएगा +1 हो गया, ठीक है, +1 है, और t से u पे आएंगे, ये भी +1 पे यहाँ पे होता हुआ चला जाएगा। ठीक इस तरीक़े से q और r यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है, r के बाद s आता है तो ये भी +1 हो गया, s के बाद t आती है तो ये भी +1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है जो रिक्त यानी जो अगला नंबर है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो अगला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका u, a और v, ठीक है। इसको नोट कर लेना, हम अलग से रीजनिंग की क्लास लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम समझाते हुए चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है। देखिए साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, पुस्तक। देखिए पुस्तक क्या है, ये एक किताब हो गई, ठीक है, ये एक किताब हो गई, और ये क्या है, ये सारे किताब के भाग हैं, ठीक है, अध्याय, शब्दावली, अनुक्रमणी, तो ये क्या है, ये इसी के भाग हैं, तो ये अन्य सबसे क्या है भिन्न पे आएगी, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नोट करते चलिएगा साथियों, काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। देखिए साथियों हम अलग से आपकी रीजनिंग की और मैथ की क्लास लेंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलेंगे और अलग से हम आपको मैथ पूरी कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान पर क्या होगा, ठीक है। देखिए OBDAR QACT, यहाँ पे डैश यहाँ पे बताना कौन सा होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम पेयर बना लेते हैं, QOB, ठीक है, D हो गया और यहाँ पे R हो गया। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं Q, ठीक है, ये चौथा हो गया QAC, ठीक है, T हो गया, यहाँ पे आपको हो जाएगा UYA, और यहाँ पे साथ ही X हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका WX, Z और Z। अब देखिए यहाँ से ठीक है, O और Q यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, और Q से U यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और U से W यानी 2 के बाद W भी आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे B, ठीक है, B से A यहाँ पे कितना हुआ -1 हुआ, ठीक है। A से यहाँ पे आपका जी हाँ, ठीक है साथियों, यहाँ पे +2, ठीक है, +2, और यहाँ से हम अगर S कर दे रहे हैं, ठीक है, S कर दे रहे हैं तो यहाँ से +2 हो जाएगा क्या U, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे हम कर देंगे Z, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 आ जाएगा, और इसी तरीके से DC को भी हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी -1, ठीक है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे -B लिख देंगे, तो यहाँ पे -B हो जाएगा, ठीक है। RT का ले रहे हैं तो RT का क्या है, ये +2 हो जा रहा है, तो T के बाद क्या आएगा V ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे +2 तो यहाँ V हो जाएगा, तो SZBW, ठीक है, ये निकल के आया SZ, ठीक है, BW, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत अंक को पहचानिए। देखिए 18, 51, 150, 487 और 1338, ठीक है, ये कुछ संख्या दी हुई है जो कि आपको सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको गलत संख्या बतानी है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए संख्या यहाँ पे 18 × 12 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 206, ठीक है,
और 2 से 6 को हम क्या है माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 216। ओके सॉरी साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे 18, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 18 संख्या ले ली और यहाँ पे -1 कर दिया। ठीक है, -1 किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17। ठीक है, और 17 गुणे हमने 3 कर दिया तो यहाँ पे हो गया कितना 51, 51 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये 51 संख्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया 51 और यहाँ पे हमने -1 कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, चलिए साथियों यहाँ बताना 50। ठीक है, 50 हो गया ना, 50 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 150 आ जाएगा। ठीक है, 150 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको ले रहे हैं 150 को यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे भी हम -1 कर दे रहे हैं तो बराबर कितना होगा 149। 149 को हम गुणा कर देंगे 3 से तो ये कितना होगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 447। ठीक है, 447। इसके बाद ये हम 447 को -1 इसमें से करेंगे और ये हो जाएगा आपका 446 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1338। ये हुआ ना। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि 18 गुणे 12 बराबर 206 और 19 गुणे 22 बराबर 408 हो तो 23 गुणे 35। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो गुणा कर ले रहे हैं 18 गुणे 12। ठीक है, कितना हुआ, हम इसको जोड़ दे रहे हैं 18 गुणे 12, ये कितना होगा साथियों, ये हो जाएगा 216। ठीक है, 216 और इसमें से हम -10 कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 206। इस तरीके से हम 19 गुणे 22 इसका भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 19 गुणे 22। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 418। ठीक है, कितना हो जाएगा 418 और -10 अगर हम यहाँ पे कर दिए तो कितना बचेगा 408। ठीक है, 408। ठीक इसी तरीके से 23 गुणे 35। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए 23 गुणे 35 यानी 35। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 828। ठीक है, और -10 यहाँ से हम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा साथियों 818। ठीक है, तो ये 818 यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को न समझ में आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अलग से बता सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं आपके जीएस से। ठीक है, राज्य का पहला नागरिक, ठीक है, भारत का पहला नागरिक नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा। ठीक है, किसी राज्य के, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल को हम क्या है पहला नागरिक कहेंगे उस राज्य के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किलायू नाम सुना होगा, किलायू। ठीक है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव वॉल्केनो है किलायू। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये उत्तरी अमेरिका के, ठीक है साथियों, उत्तरी अमेरिका के कहाँ पे है, ये हवाई द्वीप में। ठीक है, हवाई द्वीप, हवाई क्या है, ये एक द्वीप है, उसी में ये स्थित है। किसके बारे में, किलायू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लेना।
तो चलिए आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से फुल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में हम इसको सॉल्व कराएंगे। अलग से आपके हिंदी के भी सेट होंगे और यहाँ से अलग से आपके मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।